एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से, और इसमें आज हम लोग बात करेंगे मेजॉरिटी के बारे में, बहुमत के बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखने के दौरान भारत में बहुमत का, मेजॉरिटी का खासा ध्यान रखा था। तो ये मेजॉरिटी यानी बहुमत की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जो आज का टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान में बहुमत, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारतीय संविधान में बहुमत, सबसे पहले हम इसे 4 भागों में अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं। इसमें जो फर्स्ट है वह है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। और थर्ड है प्रभावकारी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। 4 नंबर है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। इसके 3 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 249 वाला बहुमत, आर्टिकल 368 वाला बहुमत और आर्टिकल 61 वाला बहुमत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। प्लेलिस्ट में आप दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपके आने वाले अपकमिंग पीसीएस एग्जामिनेशन, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही साथ आप मेंस का भी इस आधार पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत का, सिंपल मेजॉरिटी। अब देखिए मेजॉरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ता है। हमारा भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हम इसका विशेष डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन ले लेते हैं। भारतीय संविधान कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के 3 पार्ट हैं, 3 अंग हैं। संसदीय प्रणाली के 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। सेकंड है राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों जो आप पार्ट देख रहे हैं संसदीय प्रणाली का, यह इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना तीनों का संसदीय प्रणाली नहीं चल सकता है। लेकिन इसमें से राज्यसभा और लोकसभा को हम लोग हाउस भी कहते हैं। ठीक, राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यपाल, और हाउस है जैसे राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, जिसे हम स्टेट असेंबली या स्टेट काउंसिल भी कहते हैं। तो यहाँ जो मेजॉरिटी की बात आ रही है, यह मुख्यतः मेजॉरिटी का संबंध भारत के राष्ट्रपति, जो प्रथम संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, भारत का उपराष्ट्रपति, जो भारत के संवैधानिक पद क्रम में दूसरे स्थान पे है। साथ ही साथ वो एक और दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जैसे राज्यसभा का सभापति के रूप में। ठीक उसी तरह से राज्यसभा में एक उपसभापति होते हैं, जो राज्यसभा के सांसद में से ही एक चुने जाते हैं। ठीक उसी तरह लोकसभा के संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर ऑफ लोकसभा कहते हैं, उनके एक सहयोगी के लिए उपाध्यक्ष का पद लाया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यों को संचालन के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और वह मंत्री परिषद का प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और उनके नीचे जो मंत्री होते हैं उस सामूहिक रूप से उसे हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। हम इन शब्द का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना आप बहुमत देख रहे हैं इन्हीं सब शब्दों से जुड़ा हुआ है। साधारण बहुमत के आधार पर हमें कौन कौन से कार्य करने का राइट, अधिकार मिला हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंट मोशन, विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंट मोशन, निंदा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, उपसभापति कहाँ? राज्यसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है, संशोधन विधेयक जिसमें राज्यों की सहमति हो, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये सभी का चर्चा होता है साधारण बहुमत से। एक बात यहाँ पे और मैं मेंशन कर देता हूँ कि आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 का जिक्र साधारण बहुमत में नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक बात कही गई है कि जिस बहुमत की चर्चा किसी दूसरे बहुमत में न हो तो उसकी चर्चा कहाँ की जाएगी? साधारण बहुमत में की जाएगी। तो इस आधार पर आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 दोनों प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, जो एक राज्य के लिए होता है और एक वित्तीय फाइनेंशियल होता है। तो ये दोनों का चर्चा कहाँ पे है? साधारण बहुमत में है। तो प्रश्न खड़ा होगा कि एक और इमरजेंसी है आर्टिकल 352, जिसको कहते हैं बाह्य आक्रमण। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसको इसमें क्यों नहीं डाला गया है। इंडियन पॉलिटी में जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त बहुमत दिया गया है, ठीक है। दूसरे तरफ पूर्ण बहुमत पे जब हम आते हैं तो ये पूर्ण बहुमत सरकार गठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन सभी पे चर्चा करेंगे, कैलकुलेशन भी इसमें किया जाएगा। प्रभावकारी बहुमत में उपराष्ट्रपति को हटाना, देखिए साधारण बहुमत में उपसभापति को हटा रहे थे, प्रभावकारी इफेक्टिव मेजॉरिटी में उपराष्ट्रपति को हटाना, उपसभापति को हटाना राज्यसभा से,
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना लोकसभा से, ठीक है। विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 वाला बहुमत इसमें है कि राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है, क्योंकि 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 चर्चा करेंगे। इसका नियम है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 362 वाला बहुमत, इसका हम एक्स्ट्रा डिस्कशन लेंगे, इस टॉपिक में इसकी चर्चा नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 61 जो बहुमत है राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रक्रिया का चर्चा है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें कुल लोकसभा और राज्यसभा का सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब हमारा चर्चा है कैलकुलेशन पे। साधारण बहुमत के तहत जो भी प्रस्ताव आते हैं या जो भी विधेयक आते हैं, तो साधारण बहुमत का कैलकुलेशन क्या है? तो हमने क्या कहा था यहाँ पे कि संसदीय प्रणाली में हमारे पास 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो होता क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो चुने जाते हैं या जो नॉमिनेटेड होते हैं, उन्हें कॉमन में हम लोग पुकारते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संवैधानिक रूप से इनकी जो शब्द जिक्र किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम लोग कहते हैं सांसद, ठीक है। सांसद कहाँ बैठते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में। सांसद की उपस्थिति के बारे में संविधान में जिक्र है कि जिस दिन सदन चलेगा उस दिन कम से कम 1/10 का कोरम होना चाहिए, यानी कुल सदस्य का 1/10 उपस्थित होना चाहिए मिनिमम। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545 लोकसभा में, 250 सदस्य हैं राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में 250, तो 545 का मतलब हुआ कि कम से कम 55 पी होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी लोकसभा का कार्य संचालन होगा। 250 राज्यसभा में है तो कम से कम 25 पी होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी राज्यसभा का कार्य संचालन होगा। तो सदन चलाने के लिए कम से कम 25 सदस्य राज्यसभा में और 55 सदस्य लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। अब क्यों इस विषय पे हम यहाँ से इस टॉपिक को इसलिए जोड़े हैं कि साधारण बहुमत में क्या होता है कि जैसे साधारण बहुमत कहाँ आ सकता है? साधारण बहुमत आ सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ये दोनों जगह में से कहीं भी आ सकता है या दोनों जगह इसे लाया जा सकता है। ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो लाया जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसको कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंट मोशन। जैसे किसी के पे अविश्वास कर लेना, तो ये जब संसदीय प्रणाली में जब जिक्र होगा अविश्वास का, तो किस पे अविश्वास किया जाएगा? सरकार पे। सरकार का गठन किस आधार पे होता है? मंत्रिपरिषद के आधार पे। यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। विपक्ष को लगे, मुख्यतः ऐसे विपक्ष को ही, क्योंकि जो भी नॉन कॉन्फिडेंट मोशन लाएगा वह सत्तारूढ़ दल तो लाएगा नहीं, उसके अपोजिशन का दल लाएगा। लेकिन अब अपोजिशन के विषय में कहता है कि कम से कम 50 सांसदों की सहमति जरूरी है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये आएगा लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा तो लोकसभा में आएगा। क्यों आएगा लोकसभा में? क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। तो सत्तारूढ़ पक्ष क्या करेगा? वो विश्वास प्रस्ताव लाएगा। कहाँ पे? लोकसभा में। कि नहीं, आप जिस बहुमत की खोने की बात कर रहे हैं वो बहुमत हमने खोया नहीं है, वह बहुमत हमारे पास है, तो वो लाएगा विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव किसको कहते हैं? निंदा प्रस्ताव के बारे में अभी शॉर्ट में जानिए कि निंदा प्रस्ताव यह एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, सामूहिक रूप से संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव जब लोकसभा में लाया जाएगा तो इसका प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ेगा, यह एक व्यक्ति विशेष पर भी लाया जा सकता है, किसी खास मंत्री पे या पूरे मंत्रिपरिषद पे। लेकिन अगर निंदा प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो उस कंडीशन में सरकार पर कोई भी प्रस्ताव, कोई भी दबाव या सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव में और निंदा प्रस्ताव में कभी कभी अंतर मेंस में राइज होते हैं, और थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस में जान लीजिए कि जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है तो उस समय कारण बताओ स्पीकर के द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव जब लोकसभा में लाया जाता है तो इसको लेकर स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, इस विषय में जरा देख लेंगे। प्रस्ताव में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जब 50 सांसद के द्वारा हस्ताक्षरित जब किया जाता है तो अविलंब लोक महत्व के विषय पर चर्चा शुरू हो जाती है। तो अभी शॉर्ट में जानिए स्थगन प्रस्ताव के बारे में, यही कि यह अविलंब शुरू किया जाने वाला एक चर्चा है, ठीक है। अविलंब शुरू किया जाने वाला एक चर्चा है, यानी जो चर्चा चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, उसको बंद करके दूसरे चर्चा को शुरू कर देना। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? धन्यवाद प्रस्ताव होता है सेंट्रल में राष्ट्रपति और राज्य विधानसभा में राज्यपाल, राष्ट्रपति के द्वारा सदन में और राज्यपाल के द्वारा राज्य के सदन में इसे प्रस्ताव को लाया जाता है।
ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है कि धन्यवाद प्रस्ताव में जब एक नई सरकार चुनकर आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक संबोधन किया जाता है। ठीक उसी तरह राज्य में जब एक नई सरकार चुनकर आती है तो राज्यपाल के द्वारा संबोधन किया जाता है। या 5 साल की अवधि के दौरान जो लोकसभा और विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है, उस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा अपने अपने सदन में संबोधन किए जाते हैं। उसको लेकर जो प्रस्ताव दिए जाते हैं उस प्रस्ताव को कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। उपसभापति का चुनाव होता है राज्यसभा में, अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा में, उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है लोकसभा में। इन तीनों का जो चुनाव होता है वह भी साधारण बहुमत से ही होता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इसका भी जो बहुमत है वो साधारण बहुमत ही है। संशोधन विधेयक राज्यों की सहमति। उदाहरण के तौर पर अगर केंद्र के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है तो राज्यों की भी उसमें सहमति की आवश्यकता होते हैं, तो राज्य भी उस बिल को, सहमति को साधारण बहुमत के द्वारा ही पास करता है। यह खास करके उन विषयों पर होता है जब समवर्ती सूची का विषय संबंधित हो। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इसका विशेषतः जिक्र साधारण में नहीं है, लेकिन ये चर्चा होता है कि जिस बहुमत का चर्चा और कहीं नहीं है तो उसकी चर्चा कहाँ होगी, साधारण बहुमत में। कैलकुलेशन जरा समझ लीजिए, कैलकुलेशन क्या है। लोकसभा और राज्यसभा के, तो एक सदन अगर हमने ले लिया लोकसभा, तो लोकसभा के कुल सदस्य हैं 545, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर हो गए कितने, नंबर ऑफ मेंबर हो गए 545, लेकिन प्रेजेंट कितना है 250। नंबर ऑफ 545 है, प्रेजेंट है 250, लेकिन वोटिंग में शामिल हुए 230। तो यहाँ होता क्या है कि 230 डिवाइडेड 2 यानी 115 प्लस 1 यानी 116। यानी साधारण बहुमत उस बहुमत को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर की आवश्यकता ना हो। प्रेजेंट मेंबर जो सदन में उपस्थित है उनकी भी कैलकुलेशन नहीं होता है, बल्कि वैसे मेंबर जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया हो। वोटिंग में जो पार्टिसिपेट किए हैं डिवाइडेड 2 प्लस 1। पूर्ण बहुमत में क्या होता है कि जब सरकार का गठन राज्य में हो या केंद्र में हो, जब राज्य में हो और केंद्र में हो तो उसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। तो जब सरकार की गठन हो, यानी जैसे कुल सदस्य, यानी सरकार का गठन किस पर निर्भर करेगा, केंद्र में लोकसभा पे और राज्य में विधानसभा पे। तो अगर केंद्र में लोकसभा में अगर कुल 545 सीट है तो सरकार गठन के लिए कितना चाहिए, 545 डिवाइडेड 2 प्लस 1। ठीक है, 545 डिवाइडेड 2 प्लस 1 यानी 273 वाला आंकड़ा, 273 वाला आंकड़ा। तो अगर 273 की जिसको बहुमत आता है वो सरकार क्या कर लेता है, गठन कर लेता है। सरकार के गठन करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए। और सरकार में विधेयक वगैरह को जो पास करने के लिए, विश्वास और सरकार को चलाने के लिए जो बहुमत चाहिए वह कौन सा बहुमत हो गया, साधारण बहुमत। प्रभावकारी बहुमत में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को हटाना। तो उपराष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो ये प्रभावकारी बहुमत से हटाए जाएंगे। तो प्रभावकारी बहुमत में हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सभापति के तौर पे। तो राज्यसभा इसमें प्रस्ताव लाएगा, लेकिन उस पर लोकसभा की भी सहमति होने चाहिए। उपसभापति को हटाना राज्यसभा में, यहाँ पे उपसभापति का चुनाव हो रहा था राज्यसभा में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है साधारण बहुमत से, लेकिन हटा रहे हैं किस बहुमत से, प्रभावकारी बहुमत से। प्रभावकारी बहुमत का कैलकुलेशन क्या है, प्रभावकारी बहुमत कहाँ चलेगा, लोकसभा और राज्यसभा में। कोई भी सदन ला सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने वाला राज्यसभा लाएगा। उसी तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, क्योंकि लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव है तो इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं रहेगा। तो जिस सदन से जुड़ा हुआ है, तो अगर लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545, राज्यसभा में 250, तो प्रभावकारी बहुमत कैसे, तो जितना सीट है और माइनस वैकेंट सीट। वैकेंट किस कंडीशन में हो सकता है, कोई या तो रिजाइन कर दिया हो या किसी सांसद की मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो वैकेंट सीट डिवाइडेड 2 प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेशन एक कर लेते हैं। अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो 545 टोटल सीट है, इसमेमें से 45 सांसद जिनमें से कुछ की मृत्यु हो गया या कुछ ने रिजाइन कर दिया, डिवाइडेड 2 प्लस 1। तो यहाँ क्या हो गया, 500/2 प्लस 1 यानी 250 प्लस 1 यानी 251। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन हो गया कि 50% प्लस 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, 50% प्लस 1 होना चाहिए। तो इस बहुमत को हम क्या कहते हैं, प्रभावकारी बहुमत। प्रभावकारी बहुमत साधारण बहुमत से भी अलग है, पूर्ण बहुमत से भी अलग है। पूर्ण बहुमत में क्या था कि कुल सदस्य डिवाइडेड 2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 545 माइनस कुल सदस्य। ठीक उसी तरह से राज्यसभा में हो जाएगा, ठीक उसी तरह से राज्यसभा में हो जाएगा। जैसे राज्यसभा में सदस्य की संख्या 250, यहाँ पे अगर
10 सदस्य वैकेंट हैं, डिवाइडेड 2 + 1 यानी 240 डिवाइडेड 2 + 1 यानी 120 यानी 121। यानी यहाँ भी क्या हुआ 50% + 1 किसका, कुल 240 का 50% + 1 यानी 121। यहाँ पे इस तरीके के जो प्रभावकारी बहुमत होते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा में इन पदों के लिए किया जाता है। विशेष बहुमत में क्या होता है जरा देखिएगा, आर्टिकल 249 वाला बहुमत के आधार पर राज्यसभा राजसूची पर कानून बना सकती है। तो कानून प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है 250, और कितना कर रहा है प्रेजेंट एंड वोटिंग 250 का 2/3। जब इसका फाइनल कैलकुलेशन होगा तो कितना हो जाएगा 500/3, यानी इसका कैलकुलेशन होगा 167। ये 2/3 है। लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पे एक बात कहता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, कोई जरूरी नहीं कि सारे प्रेजेंट ही हो। तो 250 कुल सदस्य कितने हैं 250, अगर बाय द वे इसमें से प्रेजेंट अगर उस दिन 250 में से 200 ही प्रेजेंट होते हैं, 250 में से अगर 180 ही प्रेजेंट है तो 180 × 2 / 3 यानी 60 × 2 यानी 120। ये 120 क्या होगा राज्यसभा का 249 वाला बहुमत है। लेकिन आर्टिकल 61 के अनुसार पे प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट होता है, यह भी स्पेशल मेजोरिटी में आता है। इसमें कहता है कि 2/3 नहीं, यहाँ पे कहता है कि कुल सदस्य का 2/3। यहाँ पे है उपस्थित सदस्य का 2/3, जैसे 120 पे भी काम चल सकता है। यहाँ पे है कुल सदस्य का 2/3 यानी 250 का 2/3 यानी 167। राष्ट्रपति को अगर महाभियोग से हटाना हो तो, और 545 का 2/3 जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा 273। जब यहाँ पे 2/3 वाले फाइनल स्टेज में हो तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इन सारे का डिटेल फिर हम लोग देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव क्या है वगैरह नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चर्चा करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।